लास्ट एपिसोड में गोब्लिन वेयरवुल्फ को हेल में लिया आता है और ये सुमो रेसलिंग गोब्लिन का यूनिक मैजिक होता है। समंदर सेक्रीफाइस फाइटिंग अरीना, हेल के अरीने में जहाँ कोई अपने बॉडी का बलिदान देकर लड़ता है, कोई अपने ओपोनेंट को बुला सकता है और मैच के अनुशासन को सुमो रेसलिंग के रूप में निर्धारित कर सकता है। अगर ओपोनेंट इसे मना करता है तो मैच शुरू नहीं होगा, तुम उस मैदान को छोड़ नहीं सकते। वेयरवुल्फ कहता है बाजरा वॉरियर। गोब्लिन का मैच का नियम यह है कि अगर किसी का बॉडी जमीन पे छूटा है या अरीना के बाहर चला जाता है तो वो हार जाता है। हार जीत का फैसला वाजरा वॉरियर द्वारा किया जाएगा। मैं अपना सिर बलिदान के रूप में अर्पित करूंगा, तुम्हारा क्या दाव लगेगा? वेयरवुल्फ कहता है ये एक थर्ड ग्रेड मॉन्स्टर के लिए दिलचस्प है, मैं भी अपना सिर दाव पे लगाऊंगा और उस पर अटैक कर देता है और जाके गोब्लिन को जकड़ने लगता है और उस पर अपना पकड़ बनाते हुए कहता है हम चाहे कहीं भी हो कुछ भी नहीं बदलेगा, इसका अंत बस तुम्हारे गिरने से ही होगा। और गोब्लिन को पीछे को धकेलने लगता है, लेकिन तभी गोब्लिन अपना पकड़ बनाता है जिससे वेयरवुल्फ हैरान होता है। कहता है उसे पीछे नहीं धकेल पा रहा हूँ। गोब्लिन कहता तुम अपनी निर्दयी हरकतों से इकट्ठा की गई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ह्यूमन वर्ल्ड में यहाँ सेक्रीफाइस अरीना एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ बॉडी की पावर ही मायने रखती है। वेयरवुल्फ कहता सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी एनर्जी यूज नहीं कर सकता, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी शख्स से हार जाऊंगा? और उसे ऊपर की ओर उठाने लगता है और उसको पीछे की ओर गिराने की कोशिश करने लगता है और कहता है, और वेयरवुल्फ अपने मन में कहता वो हिलता क्यों नहीं या जरा सा घबराता क्यों नहीं है, सिर्फ एक थर्ड लेवल मॉन्स्टर के लिए। गोब्लिन कहता आखिरी बार तुम अपनी जान से कब फाइट की थी? तुम सैकड़ों साल तक अपनी एनर्जी के बारे में सिर्फ डींगे ही मार रहे हो। और वेयरवुल्फ को पकड़ते हुए कहता तुमने असली फाइट कभी नहीं लड़ी। इससे वेयरवुल्फ भी कहता क्या मैं जान जोखिम डाल के लड़ा हूँ? सच बताऊं तो मुझे याद नहीं। सेकंड लेवल मॉन्स्टर बनने के बाद से मुझे अपनी जान जोखिम में डालने और हेल की तरह लड़ने की जरूरत नहीं थी, मुझे बस इंसानी डर को एब्जॉर्ब करना जरूरी था। हालांकि मैं हेल में रहने के समय की तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। मैंने कभी भी उस पावर के साथ एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ लड़ने के बारे में नहीं सोचा था। ठीक वैसे ही जैसे इंसान धन और पावर के मोह में डूब जाते हैं, मैं खाना और एनर्जी जुटाने में व्यस्त हो गया, ये भूल कर कि मैं वो एनर्जी क्यों इकट्ठा कर रहा था। क्या तुम आखिरकार ये तय कर लिया है कि अब तुम काम ठीक तरह से करोगे? लेकिन ये आलसी होने की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। और वेयरवुल्फ को नीचे को पटकने लगता है और उसे जमीन पे जबरदस्त पटकी मारता है। वॉरियर कहता है विनर है सुमो रेसलिंग गोब्लिन। और वेयरवुल्फ काफी हैरान नजर आ रहा होता है और वॉरियर कहता वादे के अनुसार मैं हारने वाले का बलिदान लूंगा। और वो वॉरियर वेयरवुल्फ का सिर को पकड़ लेता है, का सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और वॉरियर कहता है हेल में जिसकी ताकत वही बचने वाले के नियम के हिसाब से जीतने हारने वाले की सारी एनर्जी ले लेता है। तो गोब्लिन भी सेकंड क्लास का मॉन्स्टर बन जाता है। हम देखते हैं और बुढ़िया का बॉडी गायब होने लगता है। और गोब्लिन कहता है हेल डीमन मॉन्स्टर मरने के बाद कहाँ जाते हैं? हेल डीमन कहते हैं जब कोई मॉन्स्टर मरता है तो वो दोबारा हेल में मॉन्स्टर के रूप में जन्म लेते हैं, जब तक कि उसे खाने वाले के जरिए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए। गोब्लिन कहता तब क्या हम फिर मिल पाएंगे जब हेल का गेट खुलेगा? हेल डीमन कहती नहीं, जब उनका पुनर्जन्म होता है तो वो अपने पिछले जन्म की यादें खो देती है और अलग मॉन्स्टर बन जाते हैं। अगर हम मिलेंगे भी तो भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। गोब्लिन कहता मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है, मेरे चेस्ट में जकड़न और घुटन महसूस हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो रोते हुए कहता दर्द हो रहा है। हेल डीमन कहती ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूमन होस्ट की यादें बनी हुई है, यह ह्यूमन बॉडी को यूज करने का साइड इफेक्ट है, ये सच में यादें या भावनाएं नहीं है। और हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एक लड़की डूब रही होती है, शायद ये हेल डीमन होता है। वो लड़की कहती क्या तुम मेरी बॉडी अपने कब्जे में लेना चाहती हो? ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मुझ पर एक फेवर करना होगा, लोगों को हेल दिखाओ। मेरा नाम सिमचोंग है, उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया है उन पे पछतावा करवाओ, मेरा बदला लो। दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जो बेंच में सो रही होती है। अभी कोई कहता है खड़े हो जाओ, तुम ऐसे खतरनाक जगह पे क्यों सो रही हो? क्या तुम घर से भाग गए थे? लड़की कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खैर मैं बस थोड़ी ताजी हवा लेने के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। वो बंदा कहता है मैं सिर्फ इसलिए चिंता था क्योंकि मेरी एक बेटी है जो तुम्हारी तरह ही एक स्टूडेंट है, तो अगर तुम भाग गए हो या कुछ और हुआ है तो कम से कम मैं तुम्हारे लिए खाना तो खरीद दूंगा और तुम्हें रहने के लिए एक सेफ जगह मिलेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बिना किसी रीजन के चिंता कर रहा था, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, तो फिर मैं चलता हूँ, थोड़ी ताजी हवा खाकर वापस आ जाना, हमारे पेरेंट्स चिंता होंगे। तभी उस लड़की का पेट गुड़गुड़ाने लगती है और कहती है हे सर मुझे माफ करना, लेकिन क्या आप मेरे लिए खाना खरीद सकते हैं? मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। वो बंदा कहता मुझे पता था कि यह इस हद तक पहुंच जाएगा,
तुम क्या खाना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खरीदूंगा। और उसे ठरपी उतरे देखते हुए कहता, मैं तुम्हारे लिए सोने और रहने के लिए जगह भी ढूंढूंगा। तभी वहाँ पे कोई आते और कहते हैं, इंसानों से दूर रहो टर्टल जनरल। और सेजुन कहती है, गोंग उस शख्स को खा जाओ, वो मॉन्स्टर है। वो बंदा कहता है, क्या तुम लोग? सेजुन कहते उस शख्स का नाम टर्टल जनरल है। वो इंसानों को फुसलाती है और उन्हें खा जाने के लिए ले जाती है। ये वही है जिसने अतीत में रॉबर्ट जनरल के साथ मिलकर काफी सारे लोगों को खा लिया था। ग्योंग कहता, रेबिट जनरल, ये रेबिट और केचुए की कहानी जैसी है ना? सेजुन कहती, तुमने सही कहा। एक्सोसर से बचने के लिए असली कहानी को बदलकर एक परी कथा बना दिया। सच में ये दोनों मॉन्स्टर के बीच एक क्षेत्रीय विवाद था जो ज्यादा से ज्यादा इंसानों को खाना चाहते थे। मैं इसे फिर से कहूंगी, जनरल टर्टल इंसानों से दूर रहे। वो बंदा कहता, हे स्टूडेंट, तुम अर्थ पर किस बारे में बात कर रहे हो? तभी उसके मुंह पे दांत आके लगता है और टर्टल जनरल उसके सिर को खाते हुए कहता, तुम एक्सोसर हो, तुम्हारा स्वागत है, फाइनली तुम आ ही गए। एक काफी नहीं था और ये फिजिकल क्लास लेवल 3 की मॉन्स्टर है। सेजुन कहती है, बी केयरफुल, उसके पावरफुल पैर ही उसके वेपन है। वो इतने तेज है जितने मॉन्स्टर तुमने पहले झेले थे, अगर उससे भी तेज। टर्टल कहती है, अपने आप को तुलना उन चीजों से करना जो दूसरे लोगों के बॉडी से चिपक जाती है मुझे बेकार सी लगती है। मेरे स्पीड की तुलना में वो लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते ग्योंग अपने पंच को उसके पीठ के अंदर धसा देता है। इस बात से वो भी हैरान रह जाती है और कहती, कब? ग्योंग कहता, वो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही महीना बचा है जब तक कि मैं हेल डीमन से नहीं लड़ता। क्या कोई ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है? टर्टल जनरल कहती है, तुम क्यों हो? जोंग पंच बनाते हुए कहता, मैं मॉन्स्टर डिवावर हूँ। और उसे जबरदस्त पंच मारता जिससे टर्टल हवा में उड़ जाती है और कहती है, मॉन्स्टर डिवावर, मैंने अफवाह सुनी है। वो कहते हैं कि तुम हाल ही में अपने सामने आए हुए सभी मॉन्स्टर को खा रहे हो और उस पर अपने पैरों से अटैक कर देती है। अच्छा है किस्मत ने साथ नहीं दिया। इस घटिया परी कथा के कारण मेरी शादी भी पूरी नहीं हो सकी। और ग्योंग पे दोबारा अपने किक से अटैक कर देती है और कहती है, अगर मैं तुम्हारा बीट खाऊं तो मैं लेवल 1 की मॉन्स्टर बन जाऊंगी। और दोबारा अटैक करते हुए कहती है, टर्टल जनरल यूनिक मैजिक, जिससे वहाँ पे काफी सारे पैर आ जाते हैं, तेज हवा उड़ने वाली टर्टल किक। और वो सभी किक ग्योंग को लगता है। जब ये टर्टल ये तकनीक यूज करती है तो 12 पैर बुलाए जाते हैं। और वो टर्टल अपने सामने और ही देख रही हो तभी काफी हैरान होती क्योंकि एक हाथ उसका गायब हो चुका होता है। अपने हाथ को ग्योंग के हाथ में देखते हुए कहती है, क्या मेरे हमले वो पूरी तरह से बेकार रहे? और ग्योंग से जबरदस्त ऑरा निकल रहा होता है। और हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें बॉडी सीटवा कहती है, फ्यूचर में और भी पावरफुल मॉन्स्टर को खाने के लिए तुम्हें अपनी 9 डायरेक्शन टेक्निक को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। 9 डायरेक्शन टेक्निक के दूसरे रूप 9 डायरेक्शन बॉडी है। ग्योंग कहता है, 9 डायरेक्शन बॉडी सीटवा कहती है, हाँ तुमने पहले कहा था कि तुमने 9 डायरेक्शन टेक्निक यूज की थी जिसमें तुमने अपने सारी वाइटल एनर्जी अपनी बॉडी में दबाकर इकट्ठा कर ली थी और इसे तुम्हारे बॉडी के किसी भी छेद के जरिए छोड़ा जा सकता है। 9 डायरेक्शन बॉडी फॉर्मेशन ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम अपने बॉडी के छोटे छोटे दरार या खुले जगह से भी मॉन्स्टर एनर्जी या मॉन्स्टर को बाहर छोड़ सकते हो। स्पेसिफाइड रूप से पसीने के छेद के जरिए सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने अंदर मॉन्स्टर डिवावर की बीट जैसी एनर्जी को महसूस करो। ग्योंग और अपने चेतना के बीट के अंदर मॉन्स्टर के प्रेजेंस को फील करो। अभी हम उसके बॉडी में बीट को देखते हैं। बॉडी सीट पर कहती, एक बार जब तुम इसे महसूस कर लोगे उस एनर्जी को ब्लड वेसल के जरिए प्रभावित होने दे अपने बॉडी के सभी छेद से होकर धीरे धीरे। अभी ग्योंग की बॉडी से ऑरा निकलने लगता और कहता, मैं समझ गया, कुछ गर्म पसीने जैसे मेरे पूरे बॉडी में फैल रहा है। बॉडी सीट पर क्लैप करते हुए कहते, तुम तेजी से सीख रहे हो और समझ रहे हो, तुम सच में अमेजिंग हो। अब एनर्जी के अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश करें। एक बार 9 डायरेक्शन बॉडी फॉर्मेशन पूरा हो जाए ग्योंग का बॉडी एक तेज स्वॉर्ड या मजबूत आर्मर जैसा बन सकता है। सेजुन तभी ग्योंग को शूट कर देती है। इससे ग्योंग कराने लगता है और कहता, क्यों? सेजुन लगातार उस पर शूट करने लगती है जिससे ग्योंग वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। बॉडी सीटवा कहती है, यह दर्दनाक हो सकता है लेकिन इससे तुम्हारी मौत नहीं होगी क्योंकि ग्योंग एक मॉन्स्टर है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जितना जल्दी हो सके 9 डायरेक्शन बॉडी फॉर्मेशन टेक्निक को मास्टर करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो दर्द खत्म नहीं हो सकता, दोनों के लिए, ग्योंग और इंसानियत के लिए। और ग्योंग जाके जनरल टर्टल को पंच मारता है लेकिन वो वहाँ से बच जाती है, जम कर ऊपर की ओर जाने लगती है और उसका पैर गायब हो जाता है और कहता है, इस सिचुएशन में ये कैसा रहेगा? टर्टल जनरल यूनिक मैजिक घोस्ट टर्टल प्ले और एक बड़ा सा पैर ग्योंग को कुचल देता है। ये टेक्निक टर्टल जनरल के बॉडी के अंदर मौजूद हाथ पैरों को बहुत बड़े रूप में किसी भी चुनी हुई जगह पे बुला देती है। एक बार बुलाने के बाद इन हाथ पैरों को पूरी तरह से दोबारा बनने में
पूरे 1 दिन लग जाते हैं। हम देखते उसके सारे हाथ पैर गायब हो जाते हैं और उन सभी से ग्योंग पे अटैक कर देती है, जिससे वहाँ पे काफी बड़े बड़े होल होने लगते हैं। कहते ये नहीं हो सकता, सच में तुम मॉन्स्टर हो, क्योंकि ग्योंग को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे सेजुंग एक तोप को शूट करती है और वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। सेजुंग अपने मन में कहते हैं सिर्फ 3 दिनों में उसने 9 डायरेक्शन बॉडी फॉर्मेशन पे मास्टर हासिल कर ली। और हम देखते उस तोप से भी ग्योंग को कुछ भी नहीं होता। और सेजुंग अपने मन में कहती है और सिर्फ उस दर्दनाक टेस्ट को सहना ही नहीं बल्कि उसे पार भी करना। जॉन कहता मुझे ऐसा लगता है कि मैं और भी पावरफुल चीजों को रोक सकता हूँ। अगला ट्रेनिंग क्या है? सेजुंग अपने मन में कहती है ऐसा लगता है कि और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है। ग्योंग के अंदर छुपा हुआ लड़ाकू प्रवृत्ति है, या शायद जैसे जैसे मॉन्स्टर डिवावर की पावर बढ़ती जा रही है ग्योंग के पर्सनैलिटी को प्रभाव कर रही है। और ग्योंग अपने पैर में फोर्स ऐड करते हुए टर्टल जनरल की तरफ बढ़ता है और पंच बनाते हुए। तभी टर्टल जनरल वहाँ से भागते हुए कहते हैं मेरे पास मत आओ, लेकिन हम देखते हैं ग्योंग उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसे वो कराते हुए जमीन पे गिरती है और ग्योंग को ही देख रही होती है और कहती है नहीं, क्योंकि ग्योंग उसे खाने के लिए बढ़ता है। और सेजुंग अपने मन में कहती है उसने लेवल 3 के मॉन्स्टर को काफी आसानी से हरा दिया, इसकी ग्रोथ उम्मीद से भी कहीं ज्यादा तेज है। और उससे कहती है बहुत ही बढ़िया, चलो अगले मॉन्स्टर की ओर बढ़ते हैं। अपने मन में कहती है भले ये हेल डीमन की रीजन से हो। हम देखते हैं ग्योंग ऑरा के कारण उड़ रहा होता है। अपने मन में कहते हैं क्या हम सच में अपने हाथों से ही ऐसा पावरफुल मॉन्स्टर बना सकते हैं। दूसरी तरफ बॉडी सीटवा को देखते जो एक रूम को ही देख रही होती है और कहती है ठीक है 300 साल बीत गए। तभी कोई कहता बॉडी सीटवा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बॉडी सीटवा कहती है हाँ आ जाओ प्लीज, वेलकम। सिस्टर सुजन कहती है मॉन्स्टर डिवावर की बढ़ने की रफ्तार काबिल तारीफ है, सच में आप हेवेनली जेट सम्राट के बॉडी सीटवा है। तो आप जानते हैं कि इंसानों के अलावा मॉन्स्टर को कैसे प्रभावित किया जाता है। बॉडी सीटवा टी को बनाते हुए कहते हैं निश्चित रूप से एक सुएजन मॉन्स्टर का अध्ययन करते हैं, लेकिन तुम इतना देर रात मेरी तारीफ करने यहाँ नहीं आए, तो क्या बात है? सुजन कहती है मैं कुछ समय पहले सोच रही थी बॉडी सीटवा हेवेनली चौक हॉल से बाहर क्यों नहीं आते और आप हेल डीमन से मॉन्स्टर डिवावर के साथ लड़ने के क्यों जोर देते हैं। बॉडी सीटवा कहती है मुझे यकीन है कि मैंने पहले ही मॉन्स्टर डिवावर के साथ हेल डीमन से लड़ने का रीजन समझा दिया है ना? हमारे लिए आपस में लड़ना बहुत खतरनाक है। सुजन कहती है हाँ, हालांकि इस जगह में एक सीक्रेट स्पेस बेसमेंट है, एक सीक्रेट जगह जिसमें बैरियर बने हुए हैं जिसका साइज इस हॉल के साइज के बराबर है। और ये जगह मॉन्स्टर के लिए नहीं थी लेकिन इंसानों को सीमित करने के लिए है। बॉडी सीटवा हंसते हुए कहते बिना इजाजत के किसी घर के अंदर झांकना बदतमीजी है। सुजन कहते जब मैंने उस बैरियर को देखा तो मुझे अपने पुराने मास्टर की एक कहानी याद आ गई। बहुत समय पहले एक एक्सोजर को एक बैरियर में ट्रैप किया गया था, इंसानों को धोखा देने और मॉन्स्टर को सजा देने के रूप में। सुजन के पीछे जेसिस को देखते और कहती है बॉडी सीटवा आप क्या सच में हेल डीमन की वजह से मॉन्स्टर डिवावर को ट्रेन कर रहे हैं या इसका कोई और मकसद है? बॉडी सीटवा उसके ऑरा को देखते हुए कहती है तुम्हारे पास से बहुत ही दुश्मन भरा ऑरा निकल रहा है, ये उस गॉड से मेल नहीं कहता जिस पर बहन सुजन विश्वास करती है। और बॉडी सीटवा की बॉडी से भी जबरदस्त ऑरा निकलने लगता है जिससे उसके पीछे भी जेड एम्परर का फिगर बन जाता है। और बॉडी सीटवा कहती है क्या बहन सुजन भी बैरियर के अंदर है? और हम देखते उसके बॉडी से जबरदस्त ऑरा निकल रहा होता है और कहते क्या बहन सुजन भी बैरियर के अंदर है? सुजन अपने मन में कहती है बॉडी सीटवा और मैं दोनों ही फर्स्ट क्लास के एक्सोजर है, अगर फाइट हो भी जाए फिर भी मुझे लगा कि कोशिश करना सही रहेगा। लेकिन ये क्या है? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या किसी इंसान के लिए इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बनाना मुश्किल भी है? मुझे पहले एक्ट करना होगा वरना मेरे जीतने की कोई भी संभावना नहीं है। और वो एक गन को निकालने लगती है और कहती है बुलेट ऑफ लव ऑन ग्रेस, लेकिन वहाँ पे बॉडी सीटवा नहीं होती जिससे वो भी हैरान रह जाती है। हम देखते वो उसके पीछे आ जाती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगती है जिससे सुजन कहती है वो कब मेरे पीछे आ गई, वो बहुत ही करीब है, मैं इससे बच नहीं पाऊंगी। लेकिन बॉडी सीटवा सिर्फ उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है मैं समझ गई सिस्टर सुजन, शक करना ही काफी है। पुराने एक्सोजर किसी साजिश की योजना बना रहे हैं। बेसमेंट में जो तुमने देखा था वो सच में मुझे बंद करके रखने वाली एक मैजिक बैरियर थी। जैसा कि सिस्टर सुजन से सुना मुझे इंसानों के साथ विश्वासघात करने की सजा मिली। फिर से हम 300 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे एक मोटू पेड़ को काट रहा होता है। तभी कोई कहता वुड कटर, तो वो बंदा हैरान होता है उस तरफ देखता है। हम देखते वहाँ पे एक हिरन होती है जो कहती है हेलो वुड कटर। वो बंदा हैरान से कहता हिरन बोल रही है। हिरन कहती है डरो मत वुड कटर, मैं काफी समय से तुम पे नजर रख रहा हूँ, तुम हमेशा दूसरे के प्रति
दयालु और उदारता रहकर एक अच्छी जीवन जिया है। वो बंदा कहता क्या मैंने? हिरन कहता हाँ, तुम्हें अभी तक किसी साथी से मिलने का मौका नहीं मिला है क्योंकि तुम दूसरे के देखभाल में व्यस्त हो, तो मैं तुम्हें एक अच्छी दुल्हन से मिलवाना चाहता हूँ। इससे वो बंदा कहता ये फीमेल हिरन नहीं होगी है ना? अभी हिरन से डीमन एनर्जी निकलने लगती है और कहती है बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही सुंदर दुल्हन है, एक फेरी, और उस बंदे को अपने कंट्रोल में ले लेती है। और कहता पहाड़ की चोटी पे एक तालाब है, फुल मून को फेरी वहाँ पे नहाती है। इस बीच आप चुपके से उसके बीच पंख वाले कपड़े चुरा लेते हैं, फिर अपने कपड़े वापस पाने के लिए वुड कटर जो कुछ भी कहेगा फेरी उसे पूरी करेगी। इससे वो बंदा कहता कुछ भी, और वो हिरन का टोन चेंज हो जाता और कहता हाँ, फेरी को अपने घर ले जाओ, उसके साथ अपने दिल के इच्छा के अनुसार जीवन बिताओ, उसके साथ बार बार आनंद लेते रहो और उसके बॉडी में अपने बीज बो, उसे वुड कटर की संतान पैदा करने दो, और जब बच्चा पैदा होता है उसे मुझे दे दो। इसे वो बंदा कहता मैं समझ गया, मैं फेरी से मिलूंगा, अपनी संतान अर्पित करूंगा। तभी वहाँ पे कोई आता और कहता रुको, जिसे वो हिरन हैरान होता है। ये बॉडी सीट हुआ होती है जो कहती है तो ये तुम हो, एक मॉन्स्टर जो फेरी और इंसान के मिक्स ब्लड से उत्पन्न बच्चे को पैदा करता है और उन्हें खा जाता है। हिरन कहता बिल्कुल, इंसान और फेरी के बच्चे की एनर्जी बहुत ही अलग होती है और मैं पहले ही 1 दर्जन से ज्यादा हाइब्रिड को खा चुका हूँ। और एक अटैक बनाते हुए कहता तुमने गलत ओपोनेंट चुन लिया यंग एक्सोसर, और ये हिरन का यूनिक मैजिक होता है और वो एनर्जी बीम से अटैक कर देता है, जिससे बॉडी सीट हुआ एक तलिस्मान के मदद से उसे रोक रही होती है, लेकिन इससे उसे काफी दिक्कत हो रही होती है। और कहते क्या मैंने सच में गलत ओपोनेंट चुन लिया, और अपने पंच को तलिस्मान से कवर करते हुए जाकर हिरन को जबरदस्त पंच मारती है और कहती है हेल डीमन की तुलना में तुम तो कुछ भी नहीं हो, और उसके बॉडी पे एक तलिस्मान को लगा देती है, जिससे वहाँ पे एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है और बॉडी सीट भी पीछे को हो जाती है और कहती है जहाँ तुम हो वो वापस जाएगा। एक रेड तलिस्मान को निकाल लेती है और वो बंदा बॉडी सीट पे अटैक करते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ फेरी को लेने। इस बात से वो भी हैरान रह जाती है, उसके अटैक से बाल बाल बचती है और कहती है नहीं, मैंने उसे जवाबी हमले का समय दे दिया। और उस अटैक से हिरन का आधा शरीर डिस्ट्रॉय हुआ होता है, लेकिन वो फिर से एक अटैक बनाने लगता है और उस पर शूट कर देता है, जिसे आते हुए बॉडी सीट भी देख लेती है। हम एनर्जी बीम को दूर से भी देख सकते हैं। तभी कोई उसे अपने हाथ से ही रोक लेता है। ये होंग होता है जो कहता है बॉडी सीट क्या तुम ठीक हो? हिरन कहता अब तुम कौन हो एक हाथ से मेरे हॉर्न के हमलों को रोकने के लिए? बॉडी सीट कहती है मैं अपने दम पे जीत सकती हूँ, तुम मेरी मदद क्यों करते हो? होंग कहता खैर ये थोड़ा अजीब है। बॉडी सीट कहती है अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मेरी स्किल कैसे सुधरेगी? होंग कहता समझ गया, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अपने पेट भरने के लिए इसकी जरूरत थी। बॉडी सीट कहती है आप बाकी मॉन्स्टर को खा सकते हैं। हिरन दोबारा अटैक बना लेता और भड़कते हुए कहता ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? होंग उसे कहता तुम एक पल के लिए चुप हो जाओ, हम यहाँ बात कर रहे हैं। तभी उसका मुंह गायब हो जाता है और एक ही बार में उसके बॉडी को खा जाता है। बॉडी सीट कहती अरे तुमने फिर से खा लिया। होंग कहता ठीक है मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम इस बातों से चिंता क्यों हो कि तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे हो? जब तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो तो क्यों उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने पर तुली हुई हो? बॉडी सीट कहती इसके अलावा हेल डीमन जैसे मॉन्स्टर फिर से प्रकट हो सकते हैं और भले ही उस समय होंग ना हो, हमें सिर्फ इंसानी पावर से लड़ने में कैपेबल होना चाहिए। इससे होंग खामोश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। इसे बॉडी सीट कहती है मैंने गलत बोला, ऐसा नहीं है कि तुम इंसान नहीं हो। होंग कहता है ये ठीक है क्योंकि मैंने सच में सोचा है, लेकिन इसी वजह से तुम ज्यादा निश्चित रह सकते हो। मेरी लाइफ लाइन लगभग इन्फिनिटी है ताकि इंसानों की रक्षा तब तक कर सकूंगा। बॉडी सीट के वंशज पोता पोती या यहाँ तक कि उनके दूसरे संतान भी पैदा ना हो जाए, मैं हमेशा इंसानों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। यही रीजन है कि मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ। और बॉडी सीटवा बताती है फिर एक दिन, और बॉडी सीटवा कहते क्या आप मुझे बुलाया मास्टर? और बॉडी सीटवा बताती है मास्टर ने मुझे बुलाया। मास्टर कहता है ऐसा लगता है कि तुम इन दिनों मॉन्स्टर डिवावर के काफी पास पहुँच रहे हो, क्या तुम फ्रेंड बन गए हो? बॉडी सीटवा कहती है ओ नहीं, बस मॉन्स्टर से लड़ते समय मेरा अफसर उससे सामान होता है। मास्टर कहता क्योंकि तुम अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हो, तब क्या तुम इतने करीब हो कि अगर तुम खतरे में हो तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए आ सके? बॉडी सीटवा कहती है आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं? मास्टर कहता जवाब दो। बॉडी सीटवा कहती है खैर अगर ऐसी सिचुएशन होती है मुझे लगता है कि वो मुझे बचाने आएगा। मास्टर कहता अच्छा ऐसा है, जैसा कि उम्मीद थी वो तुम्हारे बारे में ही सोचता है। बॉडी सीटवा मैं तुम्हें मॉन्स्टर डिवावर को डिस्ट्रॉय करने का आदेश देता हूँ। इसे वो हैरान रह जाती है और कहती है मास्टर क्या होंग वो नहीं
जिसने हमें हेल डीमन से बचाया, हमारी मदद की, क्या वो हमारा उपकार नहीं है? हम उसे क्यों खत्म कर दे? मास्टर कहता मॉन्स्टर डिवावर ने उन इंसानों को बाहर निकाला जो हेल डीमन के होस्ट था। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि उसके पेट में अभी भी एक डीमन है और हेल डीमन से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? मॉन्स्टर डिवावर मॉग गिवासा। जिस दिन वो चीज कभी इंसानों से नफरत करने लगेगी, वो इंसानियत के लिए हेल डीमन से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन बन जाएगा। बोडिसीत्वा, हम एक्सोसर की पहली आज्ञा क्या है? बोडिसीत्वा कहती है हम किसी ऐसे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो इंसानियत के लिए खतरा पैदा करता है। आप सही हैं, लेकिन मास्टर होंग, मेरा मतलब है मॉन्स्टर डिवावर मॉग गिवासा पावरफुल है। केवल मैं ही नहीं बल्कि जोसेन के 8 प्रोविंस का कोई भी एक्सोसर मॉन्स्टर डिवावर को नहीं हरा सकता। मैं चाहती हूँ कि आप एक अलग दृष्टिकोण अपनाएं। मास्टर कहता चिंता मत करो, मुझे उसे मारने के लिए एक तरीका मिल गया है। बोडिसीत्वा कहती है वो है? मास्टर कहता है ये स्केलेटो मॉन्स्टर जिसको मैंने बनाया, इसमें वो पॉइजन है जो मॉन्स्टर को मार सकता है। तुम्हारा मिशन है इसे मॉन्स्टर डिवावर को खिलाओ। मास्टर कहता है इसे इंसान के बॉडी को एक साथ जोड़कर बनाया गया था। हाँ, इसलिए इसे मॉन्स्टर नहीं इंसान के रूप में दर्ज किया गया। इसलिए मॉन्स्टर डिवावर के पेट के अंदर पच नहीं सकता और जंगली मूल के फूल के रूप में खिल सकता है। बोडिसीत्वा कहती है क्या जंगली हार्ब एक साधारण जड़ी बूटी नहीं है? इसके अलावा मैंने कभी नहीं सुना कि जंगली हर्ब फूल खिल सकते हैं। मास्टर कहते हैं जंगली हर्ब इंसान के दुनिया में एक नॉर्मल जड़ी बूटी है, लेकिन हेल में यह सबसे खराब जहरीली जड़ी बूटी है जिसे डिटॉक्सिफाई नहीं किया जा सकता। जंगली मूल का जहर उसके फूल से आते हैं। वो फूल इंसानी दुनिया में नहीं खिलती, ये सिर्फ हेल में ही खिलता है। और मॉन्स्टर डिवावर के अब तक जांच के किए गए आधार पर यह पता चला है कि मॉन्स्टर डिवावर का पेट एक ऐसा वातावरण है जो अजीब तरह से हेल के समान है। संभवतः इसलिए क्योंकि उसने काफी सारे मॉन्स्टर को खा लिया है। दूसरे शब्दों में अगर तुम बाजुका मॉन्स्टर के अंदर जंगली फूल के बीज बोते हो और उसे मॉन्स्टर डिवावर को खिलाते हो, तुम उसे अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बेशक इसे इस तरह मारना संभव नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम हम उसे बाकी मैजिक टेक्निक का यूज करने से रोक सकते हैं। वो अपने आप को ठीक करने में अपनी सारी एनर्जी को लगातार कम करता रहेगा। बोडिसीत्वा कहती है लेकिन मास्टर मॉन्स्टर डिवावर ने हेल डीमन को भगा दिया और उसके बाद भी उन्होंने इंसानों के लिए मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट जारी रखी। क्या आप एक बार फिर से दोबारा नहीं सोच सकते? होंग सिर्फ एक शख्स है, नहीं किसी और की तरह एक मॉन्स्टर। मास्टर कहता है इसलिए मैं उसका सफाया करना चाहता हूँ। न्याय की उस भावना की रीजन एक दिन ये इंसानों के लिए बहुत बड़ी निराशा होगी। इंसान हमेशा अच्छे या क्रिपल नहीं होते। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मॉन्स्टर डिवावर इंसानों से नफरत करने लगेगा। उस दिन वो सभी इंसानों को निगल जाएगा। नेक्स्ट सिनेमा में एक मार्केट को देखते हैं जहाँ पे काफी सारे चहल पहल होते हैं। तभी हम वहाँ पे दो बंदे को देखते जो खाने के लिए तैयार रहती है और ये और कोई नहीं होंग होता है जो कहता है ऐसा लगता है जैसे सूरज पश्चिम से उग रहा है और हंसने लगता है। और फिर कहता पहले तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? बोडिसीत्वा कहती है मैं पिछली बार तुम्हारी मदद के लिए आभारी हूँ। होंग कहता ओ क्या मेरी छोटी बच्ची बड़ी हो गई है? तुम मुझे सच में थैंक्स कह रही हो, लेकिन क्या शुक्रिया दिखाने का तरीका सिर्फ एक को थोड़ा दलिया ही है, उस उपकार को जिसने हेल डीमन को भगाने में भी मदद की। बोडिसीत्वा इससे खामोश होती है, फिर कहती है यही मैं करती हूँ। एहसान चुकाते समय ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते और बोडिसीत्वा कहती है लेकिन क्या तुम सहमत हो इसे जारी करना ऐसे जगह पर जहाँ पे बहुत सारे लोग हो? मास्टर कहता तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक स्केलेटो है जो सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करता है। ये कभी भी इंसानों को नहीं खा सकता। मॉग गिवासा कहती है मैं समझती हूँ, लेकिन अगर तुम सिर्फ मॉन्स्टर डिवावर को बुलाना चाहते हो, क्या मेरे जगह पे कोई और काम नहीं कर सकता? मास्टर कहते हैं मॉन्स्टर डिवावर एक बहुत ही शक करने वाला प्राणी है। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी गलती ना हो। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही हो और तुम्हारा दिल इसे मना कर रहा है, लेकिन सब कुछ इंसानियत के लिए है। होंग कहता तुम इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हो और हंसने लगता है? मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। वैसे भी मैं इंसानी खाना का कोई भी स्वाद नहीं चख सकता, चाहे वो कुछ भी हो। वैसे तुमने मुझे अच्छे समय पे बुलाया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ था और ये वही रिंग होता है जिसे कुछ समय पहले बोडिसीत्वा देख रही होती है। और होंग कहता लो इसे ले लो, ये एक गिफ्ट है। बोडिसीत्वा कहती है ये क्या है? होंग कहता इसे ले लो, तुम अच्छी उम्र में हो। बोडिसीत्वा कहती है रुको। कहता मॉन्स्टर के पीछे करने के बजाय तुम उनके जैसे सच संवरने की भी कोशिश कर सकती हो। बोडिसीत्वा कहती है इसे वापस ले लो, ये बहुत ही महंगी चीज है। होंग कहता ये महंगी नहीं है, ये पीतल की रिंग है। बोडिसीत्वा कहती है ये गोल्ड नहीं है। होंग कहता थोड़ा निराश लग रही हो क्योंकि ये शुक्रिया कहने के रूप में एक गिफ्ट है, तुम इसे एक्सेप्ट कर सकती हो। आखिरकार तुम ही एक मात्र हो जो मुझे होंग कहती हो, बाकी सभी लोग मुझसे डरते हैं और मुझे मॉन्स्टर डिवावर कहते हैं। तुम इकलौती हो जो मेरे साथ एक इंसान की तरह व्यवहार करती हो और हंसने लगता है। अभी बोडिसीत्वा कहती इसे ले लो, मैं इसे पाने के हकदार नहीं हूँ। उसके आंखों में आंसू होता और कहता प्लीज इसे ले लो। होंग कहता तुम ऐसा क्यों दिख रही हो?
क्या गलत है। तभी चिल्लाने का आवाज आता है जिससे होंग का ध्यान उस पर जाता है और लोग वहाँ से भागने लगते हैं। कहते ये क्या है और कहते भागो भागो एक मॉन्स्टर है। और वो सभी भागने लगते कहते लोगों को बचाओ। अभी हम एक बंदे को देखते हैं जो ब्लड की खांसी खांस रहा होता है। अभी उसके चेहरे पे कोई पैर रखता है और बाकी सोल्जर उस पर अटैक कर रहे होते हैं। कहते मॉन्स्टर मदद भेजो, हम संख्या में बहुत ही कम पड़ गए हैं। यार कोई नहीं, मास्टर का कठपुतली होता है। अभी कठपुतली उनमें से एक सर को धीरे से अलग कर देता है। उससे काफी सारे टहने निकलने लगते हैं। बॉडी सीटवा कहते सभी लोग अपनी जान बचाकर भागो, इसे हम पे छोड़ दो। और हम देखते हैं वो काफी सारे बंदे को मार चुका होता है। इससे बॉडी सीटवा कहती है लोग मारे गए, मास्टर क्यों? होंग से ऑरा निकालने लगता है और कहता बॉडी सीटवा मैं इसे संभाल लूंगा। मेरी आंखों के सामने लोगों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कठपुतली कहता मॉन्स्टर डिवावर मेरा अस्तित्व का एकमात्र मकसद मारना है मॉन्स्टर डिवावर को। हम मास्टर को देखते हैं जो कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, तुम्हें मॉन्स्टर डिवावर को यह एहसास दिलाना होगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो और उसे तुम्हें खाने पे मजबूर करो। और कठपुतली कहता काश में मॉन्स्टर डिवावर की बॉडी के अंदर जंगली मूल के बीज बो पाता। और अटैक करते हुए कहता कोई भी तरीका मायने रखता है। इस अटैक से होंग भी जख्मी हो जाता है और उसके टहनी को पकड़ते हुए कहता जब अटैक पावर को देखा जाए उसे अपने तरफ भेजते हुए कहता वो तो बस एक लेवल 3 का मॉन्स्टर है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने लोगों को साफ किया। उसके पेट में जबरदस्त पंच मारता है, मैं तुम्हें एक पल में मार डालूंगा। उसके खाने के लिए बढ़ता है लेकिन तभी वो हैरान रह जाता है क्योंकि मॉन्स्टर कोई भी हरकत नहीं करता। इसे गोंग उसके पेट में किक मारता है, उसे दूर की ओर फेंक देता है। अपने मन में कहता वो क्या है ये शख्स, ये बाकी मॉन्स्टर से अलग है। इसकी गंध या तो मॉन्स्टर जैसी है या फिर इंसान जैसी। और कठपुतली कहता लेकिन मॉन्स्टर डिवावर और वो लड़की, मुझे उसके बारे में बहुत शक है। मास्टर कहता इसलिए। और कठपुतली कहता सच में योजना अलग है। बॉडी सीटवा कहती है होंग कहता पास मत आओ, आज ट्रेनिंग के बारे में मत सोचो, बस सेफ रहो। वो लड़का भले ही खतरनाक ना हो लेकिन वो अलग है। इससे बॉडी सीटवा खामोश होती है और कहती है मास्टर जैसा कि उम्मीद था मैं इसे इस तरह एहसान नहीं चुका सकती। कहती होंग तुम्हें उस मॉन्स्टर को नहीं खाना चाहिए, वो होंग को खत्म करने के लिए बनाया गया था। तभी वो कठपुतली बॉडी सीटवा पे अटैक कर देता है, उसके बॉडी को अपनी ओर खींचने लगता है जिससे होंग कहता बॉडी सीटवा कहती उसके बॉडी के अंदर पॉइजन है। लेकिन होंग इससे काफी गुस्सा हो जाता है, एक ही बार में उसके पूरे बॉडी को ही खा जाता है। और हम इस इफेक्ट को भी देख सकते हैं जिसमें एक माउंटेन का हिस्सा तक आ जाता है। और कहता बॉडी सीटवा क्या तुम ठीक हो? थोड़ी देर और रुको, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। लेकिन बॉडी सीटवा कहती है होंग मुझे माफ करना, मुझे सच में माफ कर दो। होंग कहता मैं समझता हूँ इसलिए तुमने अपने आप को साथ खींचो, अपनी चेतना मत खोना। और कहते उसके बॉडी में छेद हुए हैं, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो वो 1 घंटा भी नहीं टिक पाएगी। मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ? तभी कहता मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। रामनीति उसका मुंह गायब हो जाता है और उसे खाते हुए कहता जैसे किसी मॉन्स्टर के बस में पड़े इंसानों को खाना और उसे शुद्ध अवस्था में बाहर निकाल कर मैं बॉडी सीटवा को ठीक करने की कोशिश करूंगा मेरे बॉडी के अंदर। दूसरे मास्टर को देखते हैं जो उस पहाड़ के आधे टुकड़े को देख रहा होता है और कहता है जैसा कि तय था खाने वाले बॉडी सीटवा को निकल गया, जंगली फूल का बीज कौन ले जाता है? और वो भी माउंटेन से आगे बढ़ने लगता है और कहता है अब मैं जिनचू पर्सनली मॉन्स्टर डिवावर को मार डालूंगा।